नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरों को विस्तार पूर्वक आप तक पहुंचाएंगे, पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की सुर्खियां। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर मनोमंथन। कातिल ठंड में ठिठुरा गुजरात, तापमान का पारा 4 से 5 डिग्री गिरने से जनजीवन प्रभावित। और सिंदरोड ड्रग्स कांड के आरोपियों को साथ रखकर एटीएस की जांच, 700 करोड़ का नशे का सामान जब्त। दिल्ली में भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में शुरू हुई है, जिसमें 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव पर मंथन किया जा रहा है। भाजपा ने 2023 में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। आज से भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई। ये मंगलवार यानी 17 जनवरी तक चलेगी। मीटिंग शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद मार्ग से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक करीब 15 मिनट का रोड शो भी किया। इसके बाद वे कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे। कार्यकारिणी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सभी महासचिव, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेशाध्यक्ष और बाकी पदाधिकारी भी शामिल हुए। इससे पहले भाजपा हेडक्वार्टर में सोमवार सुबह नड्डा ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। रोड शो के बाद कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई, जिसमें 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव की स्ट्रेटेजी पर चर्चा की गई। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी विचार विमर्श किया गया। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके महज हफ्ते भर बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव में 1 ही साल बचा है, ऐसे में ज्यादा संभावना इस बात की ही है कि नड्डा को 2024 तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। गुजरात के नलिया में सीजन का सबसे ठंडा दिन 1.4 डिग्री तापमान के साथ रिकॉर्ड किया गया। गुजरात के लोग इन दिनों ठंड से ठिठुर रहे हैं। देश भर में पड़ रही ठंड का असर गुजरात में भी देखने को मिल रहा है। गुजरात के कच्छ के नलिया में रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। नलिया में तापमान 1.4 डिग्री दर्ज हुआ है, जबकि कच्छ का तापमान 7.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कड़ाके की ठंड के कारण पश्चिमी कच्छ का जनजीवन प्रभावित हुआ है। ठंड के मौसम के कारण नखत्राना, अबडासा के कई इलाकों में शीतलहर देखने को मिल रही है। कच्छ के कुछ इलाकों में ठंड से बर्फ जमने की घटनाएं भी सामने आई है। न सिर्फ कच्छ और नलिया में बल्कि पूरे गुजरात में रिकॉर्ड ब्रेक ठंड पड़ रही है। गुजरात का लघुत्तम तापमान इन दिनों 10 से 8 डिग्री दर्ज हो रहा है। ऐसे में 24 घंटे लोगों को गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हिमालय से आने वाली सीधी हवा गुजरात में आ रही है और ऐसे में गुजरात के लोग कातिल ठंड का अनुभव कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा से पकड़े गए करोड़ों रुपए के ड्रग्स मामले में आतंकी कनेक्शन होने का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को शक है, जिसके चलते मामले की जांच को सघन कर दिया गया है। गुजरात के वडोदरा में पिछले दिनों सिंधरोड से ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ था, जिसमें 700 करोड़ रुपए का एमडी ड्रग्स बरामद किया गया था। इस मामले से सयाजीगंज इलाके में एटीएस द्वारा आरोपियों को साथ रखकर जांच की गई। इस मामले में आरोपी राजू राजपूत, योगेश तड़वी और अनिल परमार को साथ रखकर एटीएस द्वारा जहां ड्रग्स फैक्ट्री चलाई जा रही थी वहां छानबीन की गई। आरोपियों ने ट्रेवल्स के जरिए ड्रग्स मुंबई भेजा था और आंगड़िया के जरिए पैसों की लेन देन का भी खुलासा हुआ है। इस मामले में आतंकी कनेक्शन होने की संभावना के आधार पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड द्वारा मामले में जांच की गई। बीएसएफ गुजरात के फ्रंटियर आईजी ने 3 दिवसीय कच्छ सीमा का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। बीएसएफ के गुजरात फ्रंटियर आईजी रवि गांधी कच्छ सीमा पर पहुंचे और यहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। कच्छ की सीमा से लगातार
अवैध गतिविधियों की खबर आ रही थी, जिसे रोकने के लिए बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट और सक्रिय भूमिका में है। कच्छ के तटीय और क्रीक बॉर्डर इलाके में लगातार अवैध गतिविधियां चल रही है, जिस पर लगाम कसने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। कई सफल ऑपरेशन को बीएसएफ ने अंजाम भी दिया है। कच्छ की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के कई कदम उठाए गए हैं ताकि अवैध गतिविधियों को रोका जा सके, जिस पर बीएसएफ के फ्रंटियर आईजी ने जानकारी दी। कच्छ जो हमारा जिला है उससे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जो कि काफ़ी संवेदनशील जिला है, उसके दौरे पर था और उसमें मैंने हरामी नाला से जो एरिया हमारा शुरू होता है या सर क्रीक का एरिया है, इसके अलावा जो लैंड बॉर्डर है, सभी का मैंने निरीक्षण किया। जो सिक्योरिटी सिनेरियो यहाँ का है उसको रिव्यू किया और हम जो इस ढंग से ड्यूटी कर रहे हैं उसको रिव्यू किया। मैं यही बताना चाहूँगा कि सीमा सुरक्षा बल विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं और भरपूर प्रयत्न किए जा रहे हैं कि जो हमारा मैंडेट है बॉर्डर को गार्ड करने का वो 100% पूरा हो। और इसमें मैंने जो देखा कि एक बहुत बड़ी खुशी की बात भी है कि यहाँ की जो जनता है कच्छ की, गुजरात की और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, उनका भी बहुत कोऑपरेशन है। यहाँ पर हर चीज़ में मदद के लिए तैयार हैं और उस कारण से हमको ड्यूटी करने में और भी कोऑपरेशन मिलता है और भी सीमाओं की सुरक्षा जो हमारा मैंडेट है उसको हम लोग रात दिन कोशिश कर रहे हैं और स्ट्रेंथन करें। इस संबंध में जो हमारा काउंटर पार्ट है पाकिस्तान है, वहाँ से क्या थ्रेट आ सकती हैं उसको भी हर समय हम असेस करने की कोशिश करते रहते हैं। लगातार प्रयत्न जारी हैं और कितना हम सभी जनता को साथ में रखते हुए जो स्पेशली बॉर्डर पॉपुलेशन है और जो और एजेंसीज काम कर रही हैं उनके कोऑर्डिनेशन से कैसे सीमाओं की चौकसी को और बेहतर बना सकते हैं, उसके ऊपर लगातार काम जारी है। सर, नारकोटिक्स एक नई चुनौती है, क्रीक इलाका हो या समुद्री इलाका हो, तो किस तरीके से बाड़मेर से लेकर सिर क्रीक तक बीएसएफ की निगरानी बनी हुई है? बीएसएफ इस संबंध में लगातार प्रयत्न कर रही है। कौन से ऐसे वल्नरेबल एरियाज़ हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ पर हम लोगों को अपने जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें ज़्यादा एलोकेशन करते हैं, ज़्यादा हमारी प्रायोरिटी रहती है। अब वो चाहे बाड़मेर से सटा हुआ इलाका हो, बाड़मेर ज़िले का, या कच्छ की जो क्रीक वाला एरिया है और थोड़ा सा कोस्टल बेल्ट सीमा सुरक्षा बल के पास है, बाकी कोस्ट गार्ड देखता है। तो उसमें जो 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि हमारी जो सर्विलेंस ग्रिड है उसको हमने काफ़ी स्ट्रेंथन किया हुआ है और आज की डेट में हम लोग सब आगे हैं, कहीं भी हमारा पीछे डिप्लॉयमेंट नहीं है। हर जगह, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, चाहे सर क्रीक हो या कोस्टल बेल्ट हो, जो सीमा सुरक्षा बल को जिम्मेवारी दी गई है उसमें हम सब बिल्कुल डॉट बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। हमारा सर्विलेंस, चाहे वो ह्यूमन सर्विलेंस है या इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस है, वो कॉन्स्टेंटली उसके थ्रू हम लोग बॉर्डर पर इफ़ेक्टिव डोमिनेशन कर रहे हैं। और जो एजेंसीज़ और भी काम कर रही हैं उन सब के साथ हमारा दिन रात का कोऑर्डिनेशन है। और जो एक जनता है जहाँ भी जिस इलाके में रहती है वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है, तो उसके साथ भी हमारा संवाद लगातार बना रहता है और ताकि हमको सीमा का प्रबंधन है उसमें अच्छे से गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जा सके। और संबंध में हमारे बिल्कुल प्रयत्न जारी हैं और मुझे उम्मीद है कि हमने काफ़ी हद तक उसमें कंट्रोल की है सिचुएशन और आगे आने वाले समय में भी कंट्रोल करेंगे। जितने चैलेंजेस तो बने रहेंगे, ये जो आपने चैलेंजेस ड्रग और इन सब चीज़ों का बोला है, ये तो है ही चैलेंज, बट हम लोग उसको बहुत इफ़ेक्टिवली बखूबी से उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इफेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं। गुजरात के वडोदरा कॉरपोरेशन में नए बजट और रिवाइज बजट को लेकर मेयर की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। वडोदरा कॉरपोरेशन के वर्ष 2023-2024 के ड्राफ्ट बजट और वर्ष 2022-2023 के रिवाइज बजट पर विचार विमर्श शुरू हो गया है। बजट पर कॉरपोरेशन में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मेयर केयूर रोकड़िया, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, कमिश्नर बंछानिधि पानी और विभिन्न विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में बजट बनाने पर चर्चा की गई, जिसमें कई मुद्दों को ध्यान में रखा गया। આજે શહેરના મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી, સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન શ્રી, તમામ આસિસ્ટન્ટ મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીઓ
ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર, તમામ ઝોનના સિટી એન્જિનિયર, મુખ્ય સિટી એન્જિનિયર, તમામ ઝોનના કાર્યપાલક એન્જિનિયરો, એના સિવાય તમામ વિભાગના એચઓડી સાથે આજે બજેટના સંદર્ભમાં, શહેરના ડેવલપમેન્ટના સંદર્ભમાં શું નવું આયોજન શહેર માટે થઈ શકે અથવા તો શું નવા પ્રોજેક્ટ મુકાઈ શકાય અને એની સાથે શહેરના વિવિધ ચાલતા કાર્યોની સમીક્ષા, કયા નવા કાર્યો કરવા જોઈએ, આ તમામ દિશાની અંદર આજે ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી છે. એવું કહી શકાય કે કેટલાક ભાગની અંદર કેનાલની આજુબાજુમાં દબાણો છે તે દૂર કરવાની પણ વાત, કેટલાક ભાગની અંદર લારી ગલ્લાને વ્યવસ્થિત કરવાની વાત, કેટલા ભાગની અંદર શહેરના અમુક વિસ્તારની અંદર નવી સ્પોર્ટ્સ ફેસિલિટી ઊભી કરવા માટેની વાત હોય, સ્માર્ટ રોડ, પાર્કિંગ એના મુદ્દા પરની વાત હોય, અન્ય હેલ્થ સેક્ટરને લઈને વિવિધ રચનાઓ અને આયોજનોની વાત હોય, આવા અનેક આયોજનોની વાત અંદર આજે કરવામાં આવી છે. અધિકારીઓશ્રી સાથે ચર્ચા વિચારણા કરીને શહેરનું ડેવલપમેન્ટ નવા સ્તરે લઈ જઈ શકાય એના માટે જીનામાં જીનું પ્લાનિંગ કરવા માટેની આજની આ બેઠક હતી. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. गुजरात के वडोदरा में रिक्शा चालक पासिंग समेत की कई समस्याओं से परेशान हो रहे हैं, जिस पर आज विरोध प्रदर्शित किया गया. गुजरात के वडोदरा शहर में कई रिक्शा चालकों को उनकी रिक्शा के पासिंग में दिक्कत आ रही है. इस मामले जिलाधीश कार्यालय में रिक्शा चालकों द्वारा आवेदन देकर मामले पर प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराया गया. रिक्शा चालक है, वो लोग रिक्शा को पार्सिंग कराते हो, पार्सिंग कराने के बाद रिक्शा चलाते हैं, क्योंकि पार्सिंग के बगैर रिक्शा चला नहीं सकते, वो गैर कायदेसर है. कल उठ के अगर रिक्शा का एक्सीडेंट होता है और उसके अंदर पैसेंजर अगर बैठा हुआ है, क्या वो इंजर्ड हो गया या उसको नुकसान हो गया, तो उसका नुकसान का भरपाई जब तक रिक्शा का फिटनेस नहीं है और उसका बीमा नहीं है वहाँ तक उसको मिलेगा नहीं. बराबर, तो वो रिक्शा मालिक को या दूसरी तरह से उसको परेशान होना पड़ेगा. रिक्शा का पार्सिंग RTO करने का होता है, बाकी सारी चीज़ें जो रिक्शा ड्राइवर या रिक्शा मालिक उसको करने का होता है. रिक्शा का सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोग RTO को दे चुके हैं. करीब 2000 की लगभग गाड़ी है क्या, लेकिन मीटर के बहाने से वो लोग पार्सिंग नहीं कर रहे हैं. इसके लिए हम लोगों का ऐसा मांग है यहाँ पे कलेक्टर श्री से हमने बातचीत करी है कि जूनी पद्धति के हिसाब से, जो पहले जब जूनी पद्धति से तुम लोग पार्सिंग करते थे तो ये नया फंडा घुसड़ने की क्या ज़रूरत थी. और उसका तुम सेंटर चालू, सेंटर है नहीं क्या, दुकान है नहीं है, तुम बोलते हो वहाँ से जाके माल लो, तो वो माल ज नहीं है, दुकान ज नहीं है, तो माल कहाँ से ला के हम देंगे. हम लोग सारे सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार है, नीति नियम को मानने के लिए तैयार है. सरकार हमको सुविधा दे. G20 देशों में शामिल भारत देश इस बार G20 समिट की मेजबानी कर रहा है, जिसके तहत वडोदरा में रंगोली और मेहंदी जैसे आयोजन किए गए.
वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करते हुए गुजरात के वडोदरा में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा G20 थीम पर रंगोली बनाई गई। वहीं हाथ में G20 थीम पर मेहंदी भी लगाई गई। दरअसल गुजरात में G20 समिट होने जा रहा है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए इन दिनों भारतीय जनता पार्टी द्वारा अलग अलग गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। गुजरात में आयोजित G20 समिट में देश विदेश के मेहमान शिरकत करने वाले हैं। ऐसे में G20 समिट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। G20 समिट અને એનું અધ્યક્ષ સ્થાન જબकि अपने भारत देश को मिला है और साथ साथ में अध्यक्ष स्थान माननीय वडाप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी के अध्यक्ष स्थान में हो रहा है और अलग अलग थीम के साथ वसुधैव कुटुंबकम ये जो अपनी थीम है उसके ऊपर अपने समिट का एक इनॉग्रेशन सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाला है। उस संदर्भ में अपने वडोदरा शहर में अलग अलग जगह पे अलग अलग विधानसभा में एक थीम लेके G20 की एक थीम लेके अलग अलग रंगोलियों का प्रदर्शन हो रहा है और महिला मोर्चा की जो टीम है उनके आयोजन से बहुत सारी अच्छी रंगोलियों का प्रदर्शन अलग अलग विधानसभा में हो रहा है। साथ साथ में गांधीनगर गृह पे भी 3:30 बजे के आसपास बहुत सारी बहनों से अलग अलग प्रदर्शनी का महोत्सव वहाँ पे आयोजन किया गया और G20 का जो अपने लिए अपने भारतीयों के लिए बहुत गौरवास्पद विषय है कि ये हमें एक G20 के समिट का अध्यक्ष स्थान मिला है। वसुधैव कुटुंबकम ये थीम के साथ जब हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का आयोजन ये समिट में रहेगा। भारत देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और साथ साथ में अपने भारतीयों का गौरव बहुत उच्च स्थान पे लेके गए उसके लिए भी उनको अभिनंदन देती हूँ। एनसीसी द्वारा दांडी से दिल्ली तक मोटरसाइकिल यात्रा का आयोजन कर विभिन्न मुद्दों पर देशवासियों को जागरूक किया जा रहा है। भारत देश में एनसीसी की स्थापना को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। साथ ही भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है। इस उपलक्ष्य में दांडी से दिल्ली तक 1300 किलोमीटर की जावा यजदी मोटरसाइकिल यात्रा निकाली गई है, जो वडोदरा शहर पहुंची। वडोदरा शहर में इस मोटरसाइकिल यात्रा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। आज सुबह वडोदरा के स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर BS पोसवाल द्वारा मोटरसाइकिल यात्रा का फ्लैग ऑफ कराया गया। अब 2 दिनों तक ये यात्रा अहमदाबाद में रहेगी। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर एनसीसी गुजरात डायरेक्टरेट एक रैली कर रहा है, मोटरसाइकिल रैली कर रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत का सॉल्ट से सॉफ्टवेयर तक का सफर। ये सफर दांडी से दिल्ली तक का है। इस मोटरसाइकिल रैली का जो मोटरसाइकिल रैली जो इस माध्यम से हम आम जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप में भी इतनी सक्षमता है और आज़ादी के बाद जो 75 वर्ष में जो देश ने जो प्रगति की है वो हम आम जनता और युवा तक पहुंचाना चाहते हैं। इस रूट का जो हमारा रूट है वो है, हम दांडी से निकले, फ्लैग ऑफ हुआ, फिर हम वडोदरा, उसके बाद अहमदाबाद, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर और दिल्ली तक हम पहुंचेंगे। हमारा ये जो दांडी से दिल्ली तक का सफर, ये जो मोटरसाइकिल रैली है, उसका एक ही उद्देश्य है कि जो इंडिया में विकास हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसकी परिभाषा लोगों तक पहुंचाना। जो हम लोकल पब्लिक है, इंटरेक्ट करते हैं, वो यूजुअली नहीं जानते कि इंडिया अभी कितना ग्रो कर रही है, हर फील्ड में आगे बढ़ रही है। तो उस मैसेज को हमें जो आम जनता है उन तक पहुंचाना है अपनी मोटरसाइकिल रैली के थ्रू। देश भर में देवी देवताओं के तो अनेक मंदिर देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि भूत का मंदिर भी होता है? तो चलिए आज आपको ले चलते हैं गुजरात के एकमात्र भूत के मंदिर में। अरवल्ली जिले के मुख्य मथक मोडासा से 12 किलोमीटर दूरी पर लिम्भोई गांव में खेतों के बीच एक मंदिर बनाया गया है, जो किसी भगवान का नहीं बल्कि बाबरा भूत का मंदिर है। इस मंदिर की महत्ता सालों पुरानी है। माना जाता है कि इस खेत में साग के पेड़ के नीचे भूत रहता था, जिससे लोग आने जाने में डरते थे। उसके बाद भूत की पूजा अर्चना कर यहाँ मंदिर बना दिया गया। तभी से लोग इस मंदिर की पूजा करते हैं। खेत में जो फसल तैयार होती है वो बाबरा वीर को भोग लगाने के बाद ही घर ले जाई जाती है। न सिर्फ फसल, बाबरा वीर को प्रसाद के रूप में श्रीफल, सूखड़ी और सिगरेट भी चढ़ाई जाती है। स्थानीय निवासियों की इस मंदिर में गहरी आस्था है। वे कोई भी दिक्कत या परेशानी के वक्त
मनोकामना पूरी करने के लिए बाबरा वीर की मन्नत भी मांगते हैं। મારા બે ભાભી છે, એમને 7 વર્ષથી પ્રેગ્નન્સી નથી રહેતી અને એમને આગળ બે છોકરીઓ છે. એક બાબાની આશા સાથે અમે બાબરાવીર મહારાજને દર્શને આવ્યા. અમને જાણવા મળ્યું કે આમની માનતા માનીએ ને એ પૂરી કરીએ તો ફળે છે. તો અમે અમારા બે ભાઈઓ અને મારા ભાભીઓને 2 મહિના પહેલાં બંનેને ઘરે છોકરાનો જન્મ થયો અને અમે આમાં શ્રદ્ધા માનીએ છીએ અને એ શ્રદ્ધા પૂરી થાય છે અને અમે દર્શને અહીં આવીએ છીએ. पंचमहाल के हालोल में दोस्त द्वारा अनैतिक संबंध का दबाव बनाने पर दोस्त द्वारा ही निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गुजरात के पंचमहाल के हालोल तालुका के रवालिया गांव में पिछले 7 दिनों से लापता सुमन चंद्र सिंह परमार का शव पावागढ़ के नवा गांव से बंधी हुई स्थिति में बरामद हुआ था, जिसके चलते हड़कंप मच गया था। इस मामले की जांच में पुलिस ने दोस्त द्वारा ही हत्या किए जाने का मामला उजागर किया है। मैं हालोल तालुकाना रवालिया गाम में रही है मारा परिवार साथे अने ज्यां मारा भाई शनिवारे आयो तो त्यारबाद रविवारथी एनो कोई पार पत्तो मळेल न हतो, जेनी अमे अमारी रीते तपास करता हता अमारा कुटुंबी परिवारजनों साथे, पण ते आजूबाजू मळी न आवता अमे हालोल रूरल पुलिस मथके सोमवारे अमे एनी जाणवाजोग फरियाद आपेली हती। त्यारबाद अमे एनी मंगळवारे बाइक अमने नर्मदा केनाल परथी मળી આવેલ હતી, જે અમે અમારા મિત્ર મંડળ અને સગાવાલાએ કેનાલમાં તપાસ આદરી હતી, જે એનો કોઈ પાર પત્તો હજુ સુધી મળેલ ન હતો। અત્યારે આજ દિન સુધી જે આજે એની લાશ હાલોલ તાલુકાના નવાડ ગામેથી રણછોડભાઈ ભીમાભાઈની પાસેથી એના ખેતરમાંથી એની લાશ મળેલ છે, જે સાહેબ લોકોએ પોલીસ તપાસમાં બહાર આવેલ છે અને એની તપાસ ચાલુ કરેલ છે। ગઈ તારીખ 10/1/2023ના રોજ ફરિયાદી શ્રી સુરેશભાઈ ચંદ્રસિંહ પરમાર નાઓએ અત્રેના હાલોલ રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં આવી અને જાહેરાત આપેલી કે પોતાના ભાઈ સુમનભાઈ પરમાર ગઈ તારીખ 7 તારીખના સાંજે 20:30 વાગ્યા પછી ઘરેથી રવાલિયાથી હાલોલ જાઉં છું કહીને નીકળેલા, પરંતુ ઘરે પહોંચેલ ના હોય તે બાબતની ગુમની ફરિયાદ આપેલી હતી। ગુમની ફરિયાદ આધારે તાત્કાલિક ગુમની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવેલ અને જે આધારે તેની કોલ ડિટેલ તથા લાગતા વળતા સગા સંબંધીઓના એવા નિવેદનો મેળવવામાં આવેલા, જે દરમિયાન રણછોડભાઈ ભીમાભાઈ રાઠવા નાઓની વર્તણૂક શંકાસ્પદ જણાતા તેઓને પોલીસ સ્ટેશન લાવી અને પૂછપરછ કરતા પોતે હકીકત એવી જણાવેલ છે કે બંને વચ્ચે કોઈ અનૈતિક સંબંધો બાબતેની ઝઘડા થયેલા અને એ બાબતે તેણે જે ગુમ થયેલ છે સુમનભાઈ એને કુહાડીના 2 ઘા મારી અને એની હત્યા નિપજાવી અને લાશ પોતાના ખેતરમાં દાટી દીધેલા હોવાની આજે હકીકત જણાવેલ, જે આધારે આજરોજ નામદાર અમારા એસડીએમ સાહેબ શ્રી મયુર પરમાર સાહેબને સાથે રાખી અને ઘટના સ્થળ ઉપર લાશને શોધવા માટેની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ, જે દરમિયાન 1 ફૂટના ડીકમ્પોઝ હાલતમાં લાશ મળી આવેલ તેમના ભાઈ સુરેશભાઈ પરમાર નાઓએ ઓળખી બતાવેલ હતી અને જે બાબતે મર્ડરનો ગુનો પાવાગઢ પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ કરવામાં આવેલ છે અને આરોપીને આજરોજ ગુનાને કામે હસ્તગત કરવામાં આવેલ છે। આરોપી અને જે ભોગ બનનાર જે સુમનભાઈ છે એ 2 વર્ષથી મિત્રતા ધરાવતા હતા, પરંતુ થોડા સમયથી બંને વચ્ચે ઝઘડા થતા હતા અને રણછોડભાઈ પરમાર નાઓએ એમના ઘરે જઈ અને ફરિયાદ કરેલી હતી કે તેમને ફોટા વાયરલ કરવાની એવી ધમકી આપે છે, જેને જે રણછોડ રાઠવા છે એને એવું હતું કે ફોટા વાયરલ કરશે, જેની ખીજ રાખી અને ગઈ તારીખ 8ના રોજ બપોરે એની વાડીએ બંને બેઠા હતા, એ દરમિયાન કુહાડીના 2 ઘા મારી અને મોત નિપજાવી દીધા। वडोदरा में अखिल बड़ौदे शहर जिला सर्व महाराष्ट्रीयन समाज संगठन द्वारा खासवाड़ी स्मशान भूमि के नवीनीकरण में महाराष्ट्रीयन समाज की भावनाओं का सम्मान करने पर उनका आभार प्रकट किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में खासवाड़ी स्मशान के नवीनीकरण का काम पिछले दिनों शुरू किया गया था, जिसमें महाराष्ट्रीयन समाज ने अपनी कुछ जरूरतें बताई थी, जिसके तहत ही स्मशान का नवीनीकरण किया गया है। इस मामले अखिल बड़ौदे शहर जिला सर्व महाराष्ट्रीयन समाज संगठन ने जनप्रतिनिधियों और कॉरपोरेशन का आभार प्रकट किया है। आज रोज अखिल बड़ौदे शहर जिला सर्व महाराष्ट्रीयन समाज संगठन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है।
आज एक खुशी की बात है कि जिस तरह से अगर हम बात करते हैं तो कई दिन पहले खासवाड़ी स्मशान की रिनोवेशन की बात चल रही थी, और अगर बात करें तो वो ये रिनोवेशन के लिए हमारे बड़ौदा शहर जिला के सांसद रंजनबेन भट्ट की आगेवानी में ये जो कामगिरी होने जा रही है। हमारी जो मांग थी जो तो समय पे वो हमने जो अपना पीछे का जो रूम है जो जहाँ पे विधि हो रही है वो रूम की जो डिटेल्स थी हमने बताया कि हमको ये जो रूम है एज इट इज होना चाहिए, इस तरह से डिज़ाइन तैयार हुआ था और वो जो मांग थी वो मांग स्वीकारी है। इसके लिए हम समस्त महाराष्ट्रीयन समाज के दौरान इनका आभार व्यक्त करते हैं। और दूसरी बात यह है कि बड़ौदा शहर के सभी मेरे नौजवान भाई वरिष्ठ आगेवान, इनको भी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सबके सहकार से एक सुंदर एक आयोजन जो कामगिरी है खासवाड़ी स्मशान की आज पूरी होने जा रही है। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के गोधरा की सरकारी स्कूल के छात्रों से भरी बस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गई। उत्तरायण की छुट्टियों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और पोइचा के पिकनिक पर गए गोधरा तालुका के बखर फुटेलाव फलिया की प्राथमिक स्कूल के छात्रों की एसटी बस हादसे का शिकार बनी। हालोल वडोदरा हाईवे पर नवजीवन होटल के पास रॉन्ग साइड से आ रहे बोलेरो चालक ने एसटी बस को टक्कर मार दी। इस बस में 50 से ज्यादा स्कूली छात्र सवार थे। ऐसे में मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन हादसे में बस के क्षतिग्रस्त होने से 15 डिग्री टेम्परेचर में छोटे छोटे स्कूली छात्रों को ठंड में ठिठुरना पड़ा। घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को अपने अपने घर रवाना किए जाने की व्यवस्था की गई। गुजरात के वडोदरा में द टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ वडोदरा द्वारा राष्ट्रीय स्तर की टेबल टेनिस प्रतियोगिता में खिलाड़ी उत्साह से शिरकत कर रहे हैं। टेबल टेनिस के खेल को बढ़ावा देने के लिए वडोदरा के समाज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ बड़ौदा द्वारा टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें देश भर से आए हुए टेबल टेनिस के खिलाड़ी आपस में अलग अलग कैटेगरी में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। ये है अपनी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट, जिसमें जितने भी खिलाड़ी खेलते हैं उसकी पोजीशन जो आती है उनमें रैंकिंग पॉइंट्स मिलते हैं और उसके मुताबिक सिलेक्शन में भी उनका इम्पोर्टेंस रहता है। ये टूर्नामेंट वडोदरा में समाज स्टेडियम में हो रहा है और टूर्नामेंट का नाम है UTT नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट चैम्पियनशिप 2022। ये इस सीज़न की पहली चैम्पियनशिप है और यहाँ पे 1800 से ज़्यादा एंट्री आई है और 1200 से ज़्यादा खिलाड़ी आए हैं और ये भारतवर्ष के सभी स्टेट से आए हैं। टोटली 47 स्टेट और इंस्टीट्यूशंस भी होती है हमारी ना जो एफिलेटेड, उनके वहाँ से खेलने आए हैं और ये 6 दिन का इवेंट है और यहाँ पे 20 टेबल टेनिस टेबल लगे हैं और इंटरनेशनल फैसिलिटी दी गई है
और यहाँ पे सभी प्लेयर्स अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 और सीनियर कैटेगरी में दोनों मेन और वुमेन दोनों कैटेगरी के लड़के यहाँ खेलेंगे और उनके कोचेज और पेरेंट्स सभी आए हुए हैं। अमूमन होली के पहले खिलने वाले केसू के फूल उत्तरायण के पहले ही खिल गए हैं, जिससे लोग भी मौसम में हो रहे बदलाव को लेकर हैरत में पड़ गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते फागुन मास में खिलने वाले केसू के फूल सर्दियों में खिल उठे हैं। जैसे जैसे हम आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग की असर भी बढ़ रही है। प्राकृतिक माहौल में बदलाव से पर्यावरण पर भी असर पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही भरूच तालुका के झगड़िया में देखने को मिल रहा है, जहां सर्दियों के मौसम में केसू के पेड़ पर केसरी रंग के फूल देखने को मिल रहे हैं। इन फूलों का इस्तेमाल होली में रंग बनाने के लिए होता है, वहीं त्वचा रोगों में भी यह काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इन फूलों को पानी में भिगोकर स्नान करने से चमड़ी की कई बीमारियों को दूर किया जा सकता है। कुदरती जड़ी बूटियों और फल फूल से भरपूर झगड़िया में इन दिनों कई पेड़ों पर केसू के फूल देखने को मिल रहे हैं, जो सीधे सीधे ग्लोबल वार्मिंग की ओर इशारा कर रहे हैं। ઝઘડિયા તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ભર શિયાળે કેસુડાના ફૂલો ખીલી ઉઠ્યા છે. સામાન્યપણે હોળીની આસપાસ ફાગણ માસમાં આ કેસુડાના ફૂલો જણાઈ આવતા હોય છે, પરંતુ ચાલુ વર્ષે 2 માસ પૂર્વે આ કેસુડાના ફૂલો જોવા મળી રહ્યા છે, જે પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ પણ આ બાબતે આશ્ચર્યચકિત થયા છે. ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસર વર્તાઈ હોય એવું લાગી રહ્યું છે. जूनागढ़ के मेंदरडा तालुका के गांव के किसानों ने बिजली समस्या को लेकर जीईबी कार्यालय का घेराव किया। मेंदरडा तालुका के नाजापुर, चिरोड़ा, गुंदाड़ा, झिंझुका समेत के गांव के किसानों को दिए जाने वाले बिजली सप्लाई को दिन में बंद कर रात को कर दिया गया है, जिससे किसानों को दिक्कतें आ रही हैं। आक्रोशित किसानों ने जीईबी कार्यालय का घेराव कर अपना रोष जताया। આજ રોજ મેંદરડાના નાજાપુર, ચિરોડા, ગુંદાળા, નાની ખોડિયાર સહિતના ગામમાં દિવસે વીજળી આપવામાં આવતી હતી, તેમ છતાં પણ આ વારો કાપીને રાતનો વારો કરવામાં આવ્યો. ખેડૂતને હમણાં તાજેતરમાં નાજાપુર રોડ પર સિંહે ગાયનું મારણ કર્યું, તો ખેડૂતને પણ બીક લાગે છે. ભયના ઓથારી છે, પાણી વારે છે. આવી કડકડતી ઠંડીમાં પાણી વારવું ખેડૂતોને પણ મુશ્કેલ બને છે. તો આજ 200 થી 500 ખેડૂએ અમે આવીને કચેરીએ આવેદનપત્ર આપ્યું ને લેખિતમાં કીધું છે કે તાત્કાલિક અમને દિવસ પાડી વીજળી આપવામાં આવે, નકર અમે બધા ખેડૂતો ઉપવાસ આંદોલન કરશું. લેખિતમાં સાહેબને રજૂઆત કરી તો સાહેબ ઇજનેર સાહેબ છે અમને કીધું કે તાત્કાલિક અમે બને તેટલું વહેલી તકે તમને દિવસ પાડી વીજળી કરો અમને ખાતરી આપતા आज અમે ખેડૂતો છૂટા પડીએ છીએ. गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ खोडलधाम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। 7वें वर्ष में मंगल प्रवेश पर खोडलधाम ट्रस्ट द्वारा विभिन्न आयोजन किए गए हैं, जिस पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। गत 21 जान्युआरी 2017 रोज खोडलधाम कागवड़ मुकामे माँ खोडलनी प्राण प्रतिष्ठानो भव्याति भव्य अद्भुत अकल्पनीय और विश्वनोंदनीय कार्यक्रम योजायो। ये कार्यक्रम ने आगामी तारीख 21 जान्युआरी 2023 रोज 6 वर्ष पूरा थता हो 7मा वर्ष में मंगल प्रवेश करीए छीए, त्यारे आ माँ खोडलनी प्राण प्रतिष्ठा दिन निमित्ते 21 जान्युआरी 2023 दिवसे एक खोडलधाम कागवड़ मुकामे ऑल इंडिया कन्वीनर मीट एंड स्वयंसेवक मीटનું आयोजन करेल છે। आ कार्यक्रम में भारतभरमांथी खोडलधामना कन्वीनर मित्रों, स्वयंसेवक भाईओ बहनों, ट्रस्टीसीओ, समाजना आगेवानों, समाजनी संस्थाओं होद्देदारों, उद्योगपतिओ मोटी संख्या में हाजर रहेशे। ते दिवसे सवारे 8 कलाकथी माँ खोडलना सानिध्य में कन्वीनर मित्रों द्वारा यज्ञનું आयोजन करेल छे। यज्ञ समांतरे पधारेला मेहमानों ने आ एक गौरववंतो और एकताना दिवसे सवार सवार में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक माहौल मળી રહે તે માટે એક ભવ્યથી ભવ્ય લોકડાયરાનું પણ આયોજન કરેલ છે, જેમાં ગુજરાતભરમાંથી સુપ્રસિદ્ધ નામાંકિત કલાકારો પોતાની કલા આ પધારેલા મહેમાનોને રસપાન કરાવશે અને મોટી સંખ્યામાં તે દિવસે સમાજના આગેવાનો અને સર્વ મિત્રો આ કાર્યક્રમનો લાભ લેશે. તારીખ 21/1/2023 રોજ
ઓલ ઇન્ડિયા કન્વીનર અને સ્વયંસેવકનો એક કાર્યક્રમ ખોડલધામના પ્રાંગણમાં આયોજન કરવામાં આવેલ છે. આ કાર્યક્રમમાં આખા ભારતમાંથી સ્વયંસેવકો અને કન્વીનરો ભાગ લેશે. સાથે સાથે ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી પણ હાજર રહેવાના છે. સાથે મંત્રીશ્રીઓ અને ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યો પણ હાજર રહેવાના છે. સવારે 10 કલાકે મુખ્યમંત્રીશ્રીનું આગમન બાદ ધ્વજારોહણ મુખ્યમંત્રી દ્વારા અને મંત્રીઓ દ્વારા, ત્યારબાદ કાર્યક્રમ શરૂ થશે. એમાં કાઠિયાવાડની પરંપરા મુજબ મહેમાનોનું સ્વાગત, મહેમાનોના સન્માન અને ત્યારબાદ આગેવાનોની અને મંત્રીશ્રીઓના સૌના પોતાના સ્પીચ પણ હશે. અને આ દિવસે શ્રી ખોડલધામ ટ્રસ્ટ આગળના પ્રકલ્પોની જાહેરાત પણ કરવાનું છે. આપ સૌને ખ્યાલ છે એ મુજબ રાજકોટ સ્થિત અહીંથી 20 કિલોમીટર અમરેલી ગામ મેં ખોડલધામે જગ્યા લીધેલ છે. ત્યાંનું ખાતમુહૂર્ત અને ત્યાં આરોગ્ય અને શિક્ષણ માટેના ભવનો ઊભા થશે. ત્યારબાદ ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ આ જ રીતના પ્રકલ્પો પણ સર કરવાના છે. ત્યારે આની જાહેરાત ત્યારે કરવામાં આવશે. સાથે સાથે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં પણ એક ખૂબ મોટું પ્રવાસધામ બન્યું છે. ત્યારે ત્યાં પણ ખોડલધામની પ્રેઝન્સ રહે તે માટે થઈને ત્યાં પણ જમીન ખોડલધામે લઈ લીધી છે. તો ત્યાં પણ આગળના જે પ્રકલ્પો છે ખોડલધામના ત્યાં પૂર્ણ થશે. આમ કરીને આખો કાર્યક્રમની આ રૂપરેખા છે. આપ સૌ પ્રેસ મીડિયા મિત્રોને મારી વિનંતી છે, આપને સૌને તે દિવસે આમંત્રણ આપું છું. यूपी के रायबरेली से अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली द्वारा अपनी मांगों को लेकर पदयात्रा का आयोजन किया गया. केंद्र सरकार के विश्व की सबसे बड़ी योजना मनरेगा है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रमिक काम करते हैं. इन श्रमिकों को आ रही दिक्कतों को लेकर यूपी के वाराणसी से नई दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय तक पदयात्रा का आयोजन किया गया. इस यात्रा के यूपी के उच्चाहार पहुंचने पर कर्मचारियों ने बताया कि मनरेगा के तहत दिए जाने वाले वेतन से परिवार का गुजर बसर नहीं हो पाता. इतना ही नहीं, वक्त से वेतन भी नहीं मिलता, जिससे इन कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में सरकार से मिलकर उनकी मांगों को सुलझाने पर अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ जोर दे रहा है. भाई हम लोगों को बहुत तगड़ी समस्या है, क्योंकि पहले तो सरकार विनियमितीकरण करे, रात दिन काम करने के बाद भी जो है आज इतने सालों से हर कर्मचारी तंग भी करता है, और मानदेय आधारित इतने मानदेय पे परिवार हम लोग नहीं चला पा रहे हैं. डाटा नहीं मिल रहा, मोबाइल नहीं मिल रहा है. एनएमएस की हाजिरी भरने के लिए मोबाइल चाहिए और डाटा चाहिए, तब एनएमएस होगा. और सीधा सर विनियमितीकरण के लिए यात्रा है. हम लोगों की समस्या ये है कि हम लोगों को नियमितीकरण किया जाए, और साथ हमारे लोगों का मानदेय भी कम है, हमारे लोगों का जीवन यापन नहीं हो पा रहा, हमारे बच्चे लोगों को पढ़ाई लिखाई नहीं करा पाते हैं, और भरपूर से हमारे लोगों का यात्रा भत्ता नहीं हो पाता. हमारी समस्याएं हैं कि हम लोगों को इतना अल्प मानदेय मिलता है, जिसमें परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा है. मंत्री जी ने हम लोगों के लिए घोषणाएं की थी, उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ आज तक. 15 साल पहले मनरेगा जो विश्व की सबसे बड़ी योजना है जी, इसका केंद्र सरकार द्वारा संचालन किया गया, जिसमें हम मनरेगा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई. लेकिन 15 साल से बराबर इसमें संशोधन किए जा रहे हैं, लेकिन हम मनरेगा कर्मचारियों के हित के लिए कोई संशोधन नहीं किया गया. अब क्या समस्याएं आ रही हैं भैया? समस्या ये आ रही है कि हमारे हजारों साथी काल के काल में समा गए हैं, उनके परिवार आज रोड पर हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं दी जा रही है. और हम ये मांग लेकर के चले हैं वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से दिल्ली के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, इस मांग के साथ कि हमारे सभी मनरेगा संवर्ग को नियमितीकरण किया जाए, ताकि वो अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सकें.
VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज़ रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।